हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ थियरी ऑफ मशीन। थियरी ऑफ मशीन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन। ऑलरेडी हमने फ्लाईव्हील और गवर्नर का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो उसको आपका जो टास्क है वो कंप्लीट कर लेना वर्कबुक में। फ्लाईव्हील और गवर्नर के जो टास्क है वो वर्कबुक में जो भी दिए हैं उसको आपको राइटअप करने हैं। इसका जो बैलेंसिंग और वाइब्रेशन का जो भी कंटेंट होगा वो वर्कबुक में दिया, उसके बेस पे भी आपको टास्क है उसके स्टार्ट कर देने हैं और बिफोर 10 में यानी कि 10 तारीख से पहले आपको वर्कबुक पूरी सबमिट करवा देनी है। यहाँ पे मैं बैलेंसिंग और वाइब्रेशन का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं इसको इंट्रोडक्शन की तरह अभी आपको एक्सप्लेन करूँ तो बैलेंसिंग और बैलेंसिंग क्या होता है। बैलेंसिंग किसी चीज़ को बैलेंस करना, यानी कि कोई भी आप चीज़ को अनबैलेंस हो। अनबैलेंस यानी कि क्या, सपोज आप सब्जी लेने जा रहे हो तो आप क्या करते हो, 1 किलो टमाटर लेते हो तो उसके ઉપર એક આપણે એનો બેલેન્સિંગ વજન વેઇટ કાંટો હોય છે, વેઇટ બેલેન્સ કરવા માટે। તો 1 કિલોનો જે પણ આપણે વેઇટ હોય છે તો એના સામે તમે બીજી સાઈડ 1 કિલોનું ટમેટાનું પુટ કરો છો, જેનાથી શું થાય છે કે પૂરું 1 કિલોનું બેલેન્સ તમને મળે છે। यानी कि આપણે એક પરફેક્ટ અંદાજો આવે છે કે આ જે ટમેટા છે એ 1 કિલોના એરાઉન્ડ તમને મળે છે। ત્યાંથી એ એકોર્ડિંગ તમને એ બેલેન્સ કરે છે કે તમારું જે બેલેન્સ ઇમેજ છે એ આવવું જોઈએ, ત્યારે જ તમને બેલેન્સિંગ મળે। તો આપણે અહીંયા મેકેનિકલના કોન્સેપ્ટમાં એડ કરીએ તો વોટ ઇઝ બેલેન્સિંગ। બેલેન્સિંગ શું છે? બેલેન્સિંગ આપણે એક કોઈ રોટેટિંગ વસ્તુ હોય છે, રોટેટિંગ વસ્તુને આપણે બેલેન્સ કરવી હોય તો એને અનબેલેન્સ હોય તો આપણે એને બેલેન્સ કરવા માટે આપણે ઇક્વલ એમાઉન્ટ ઓફ માસ સારી બધી જગ્યાએ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવું જોઈએ, જે એક્સિસ ઓફ રોટેટ થતી હોય। જે એક્સિસ ઉપર એ માસ છે એ રોટેટ થતું હોય એને આપણે જોઈએ તો બધી જગ્યાએ આપણે માસને અટેચ કરશું જેનાથી બેલેન્સ થાય। કઈ જગ્યાએ વધારે માસ છે એના ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં આપણે માસને અટેચ કરવાનો છે, જેનાથી એક્સિસ ઓફ રોટેશન એનો બેલેન્સ રહે અને જે અનબેલેન્સ જે એના ઉપર ફોર્સ લાગે છે એ બેલેન્સ થઈ જાય। તો આપણે એનો ડેફિનેશન બેલેન્સિંગનો ડિફાઇન કરીએ તો ઇટ વન ટાઈપ ઓફ પ્રોસેસ ફોર ઇમ્પ્રુવિંગ ધ માસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધ બોડી। આપણે કોઈ પણ રોટેટિંગ માસ હોય છે એને આપણે માસને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું છે કોઈ પણ રોટેટિંગ માસ ઉપર, જેનાથી સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સને જે અનબેલેન્સ છે એને આપણે બેલેન્સ કરી શકીએ। શું કયા ટાઈપના મશીન ઉપર આપણે એને કરવું પડે છે? કોઈ પણ રોટેટિંગ મશીન હોય, રેસિપ્રોકેટિંગ મશીન હોય, કોઈ પણ વ્હીકલ્સ હોય જેના ઉપર આપણે એને બેલેન્સિંગ રૂટીન કરવું પડે છે। જેને આપણે જોવા જઈએ તો શું જરૂર પડે છે? ઇઝીલી આપણે ઓપરેશન્સ જોવા મળે છે। હાઈ સ્પીડ કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એને આપણે બેલેન્સિંગ કરવું પડે છે, જરૂરી છે। કંટ્રોલ ફ્રી ઓપરેશન્સ જોવા મળે છે અને ક્વાઇટ ફીલ્ડ ઓપરેશન અને હાઈ ક્વોલિટી બેરિંગ लाइफ આપણે મળે છે। तो दैट इज़ वाई आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत रहती है। कहाँ कहाँ पे आप बैलेंसिंग कर सकते हो, कौन से कंपोनेंट पे बैलेंसिंग कर सकते हो? पुली गियर्स के ऊपर कर सकते हो, एरो कंपोनेंट्स के ऊपर कर सकते हो, फ्लाईव्हील के ऊपर कर सकते हो, हाई स्पीड गियरिंग के ऊपर कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल रोटेटर के ऊपर कर सकते हो, टर्बो चार्जर्स, ग्राइंडिंग व्हील्स, स्टीम इंजन, ये सारे ऐसे टाइप के हैं जिसके ऊपर आप बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास का कंपोनेंट अप्लाई कर सकते हो। ये आप एक ले लीजिए कि आपके पास एक सपोज मैं बोल दूँ रोटेटिंग सिस्टम है, रोटरी सिस्टम है। एक साइड ही मास आप देख सकते हो रेड कलर का, एक ही साइड मास दिया हुआ है, दूसरी साइड कुछ भी नहीं है, यानी कि इसको अनबैलेंस है, इसको आपको बैलेंस करना हो तो दूसरी साइड भी आपको एक मास है, सेम अमाउंट ऑफ मास आपको अटैच करना होगा, जिससे आपका जो फोर्स है F वो 0 हो जाए और आपका जो रोटेटिंग फोर्स है, जो रोटेटिंग मास है वो आपका बैलेंस हो जाए। तो सारे कंपोनेंट्स की आपको यहाँ पे वैल्यू जो इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। मास किस तरह से आपको बैलेंस करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर बेस देखना है कि कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर आपको रोटेट हो रहा है पर्टिकुलर कंपोनेंट, और उसके बाद आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को 0 करना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को 0 करने के लिए आपको सारी जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अगर मास एक जगह पे आपको दिख रहा है कि ज़्यादा है तो दूसरी जगह पे मास आपको अटैच करके, एडिशनल मास को अटैच करके ही आपको वहाँ पे फोर्स को बैलेंस करना है। कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप बैलेंसिंग करते हो? तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं? क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस आपको अच्छे से मिलता है। अगर आपको यहाँ पे क्वालिटी ऑपरेशंस चाहिए, मिनिमाइज द वाइब्रेशंस आप मिनिमाइज कर सकते हो, વધારે પૂરતું વાઇબ્રેશન્સને તમે ઓછું કરી શકો છો।
ऑडिबल और सिग्नल नॉइस आपको यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो, नॉइस क्रिएशन जो भी होता है वो आप रिड्यूस कर सकते हो, फटिंग स्ट्रेसेस आप रिड्यूस कर सकते हो, फटिंग फेलियर्स आप रिड्यूस कर सकते हो, बेरिंग की लाइफ आप इंप्रूव कर सकते हो और लॉसेज यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। तो देख सकते हो कि कितने अमाउंट्स ऑफ यहाँ पे बेनिफिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसके हेल्प से आप बैलेंसिंग अगर अनबैलेंस को ऐड करके बैलेंस कर सकते हो कोई भी कंपोनेंट के, तो ये आपके सारे पॉइंट्स अचीव हो जाएंगे। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि कोई भी मशीन वाइब्रेट होता है तो उसकी वजह से फेलियर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है। वाइब्रेशंस की वजह से नॉइस क्रिएट होती है, इसीलिए ज़रूरी है। लाइफ ऑफ मशीन इंप्रूव हो जाए, इसीलिए आपको बैलेंसिंग करना ज़रूरी है। कोई भी रोटेटर को इनसिमेट्रिकली हो तो उसके ऊपर आप बैलेंसिंग कर सकते हो। मशीनिंग एरर्स आते हो असिमेट्रिक की वजह से, आपको वो बैलेंसिंग करना ज़रूरी होता है। मटेरियल यूनिफॉर्म ना हो, उसीलिए आपको बैलेंसिंग करना जरूरी रहता है। अभी हम किस किस के ऊपर बैलेंसिंग कर सकते हैं? एक स्टैटिक बैलेंसिंग आता है, एक डायनामिक बैलेंसिंग आता है। स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होता है? जो भी कंपोनेंट है वो आपका एक मूवमेंट पे ना हो, एक सिंगल प्लेन पे रोटेटिंग हो रहा हो, कहीं पे भी उसकी बैलेंसिंग ना हो, एक जगह पे वो खड़ा हो, दैट इज नोन एज ए स्टैटिक बैलेंसिंग। डायनेमिक बैलेंसिंग में आपको एक रोटेटिंग वैल्यू मिलेगी, ड्यूल मास पे वो रोटेट होता है और वहाँ पे आपको फोर्स है वो इक्वली करनी पड़ती है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स आपको वहाँ पे जीरो करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज ए डायनामिक बैलेंसिंग। अब वीडियो से थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से स्टैटिक बैलेंसिंग को आपको रिड्यूस और डायनामिक कर सकते हो, किस तरह से आपको स्टैटिक बैलेंसिंग मिलता है। सबसे पहले स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए आपको रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए आपको F = mr² × W। m क्या है? तो F है आपका रिजल्टेंट फोर्स, m क्या है? आपका मास, r क्या है? आपका रेडियस, और ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड। अब इसको आपको जीरो करने के लिए आपको सारी चीज़ों को इक्वली करना पड़ेगा। अगर आप मास को जीरो कर दो तो आपको एक रोटेटिंग सिलेंडर में हम कंसीडर करते हैं, एक रोटेटिंग सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, वो रोटेट हो रहा है। अगर उसके ऊपर अमाउंट ऑफ मास हम रोटेट के ऊपर अटैच कर देते हैं, m अमाउंट ऑफ मास ने हमको अटैच कर दिया है एक रोटेटिंग सिलेंडर के ऊपर, m अमाउंट ऑफ मास है, r उसकी रेडियस है, एंगुलर उसकी स्पीड है, उसको हमको m अमाउंट को मास को हम अटैच करके उसको रोटेट करवा रहे हैं। किसको? तो सिलेंडर को। जैसे ही सिलेंडर है वो रोटेट होगा, वो अनबैलेंस होगा क्योंकि उसका मास है वो एक साइड पूरा शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही मास शिफ्ट हो जाएगा वो अपने जो भी उसके ऊपर रोटेट हो रहा होगा वहाँ से वो गिर जाएगा। अभी हमको क्या करना है? वो पूरे मास को हमको उसके बैलेंस को अटैच करना है, यानी कि उसकी मास को जीरो करना है क्योंकि वो बैलेंस रहे। किस तरह से जीरो करेंगे? मास को हमको उसको बैलेंस करना है, यानी कि दोनों जो मास है जो एक साइड इंक्रीज हो गया है उसको दूसरी साइड हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे सेम अमाउंट ऑफ मास। किस तरह से करेंगे? देखते हैं कि ऑलरेडी एक मास था, दूसरे सेम अमाउंट ऑफ मास ने हमें अटैच कर दिया दूसरी साइड। अभी दोनों मास हैं वो सेम साइज पे अटैच कर दिए हैं, दोनों की फोर्स इक्वल हो जाएगी। अभी हम सिलेंडर को रोटेट करते हैं, जैसे ही सिलेंडर रोटेट होगा इक्वल अमाउंट ऑफ जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड मास अभी अटैच हो चुके हैं। अभी जैसे ही मास है वो दोनों मास एक दूसरे से कट करेंगे तो आपका सिस्टम है पूरा बैलेंस हो चुका है। अब इसको हम रोटेट करवाते हैं, जैसे ही ये रोटेट होना चालू हो जाएगा ये दोनों मास एक दूसरे से कट हो जाएंगे और आपका पूरा जो मास है वो बैलेंस हो जाएगा, यानी कि जीरो वाइब्रेशन होगा लेकिन बहुत ही कम होगा और आपकी सिस्टम अच्छे से वर्क करेगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक और वीडियो देखते हैं, एक और इंडस्ट्री पर्पस पे देखते हैं कि इसको आपको किस तरह से आप देख पाओगे कि पहले क्या था। ये देखो, ये एक इम्पेलर है और वो रोटेट हो रहा है और उसको देख सकते हो शाफ्ट में कितना वाइब्रेशन हो रहा है। शाफ्ट में वाइब्रेशन होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इसमें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है, नॉइज क्रिएट होगा। अगर इसको बैलेंसिंग करने के लिए इम्पेलर को आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वाइब्रेशन है इसको रिड्यूस करने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स को सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसके वाइब्रेशन को ये रिड्यूस करते हैं। और ये वाइब्रेशन ये दिखाई दे रहा है आपको, वाइब्रेशन थोड़ा थोड़ा हो रहा है।
तो एडिशनली हम क्या करेंगे, जो जो अमाउंट ऑफ मास है वो वहाँ पे अटैच करेंगे। देखते हैं कि अमाउंट ऑफ मास जो अटैच हो रहा है वो इसको हेल्प करेगा वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये देखो कि ये वाइब्रेशन का अमाउंट है, देखो किस तरह से वाइब्रेट हो रहा है पूरा इम्पेलर। इसको आपको रिड्यूस करने के लिए छोटे छोटे अमाउंट ऑफ मास को आपको अटैच करना है। ये देखो वहाँ पे अटैच हो रहे हैं मास, ड्रिलिंग करके सारे जगह पे मास को अटैच किया जा रहा है, जिसके हेल्प पे इक्वल अमाउंट ऑफ मास पूरे इम्पेलर के ऊपर अटैच हो जाएंगे। जब भी इसके इक्वल अमाउंट ऑफ मास अटैच हो जाएंगे, जब भी वाइब्रेट होगा, जब भी ये वो रोटेट होगा, तब इसमें वाइब्रेशन बहुत ही कम दिखाई देगा। तब ये आपको पता चल जाएगा कि आपने जो बैलेंसिंग की है, मास बैलेंसिंग, वो आपको इजीली अच्छे से मिले। देखो छोटा सा और भी वाइब्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो वाइब्रेशन और आपको वहाँ पे कम करने के लिए और अमाउंट ऑफ मास हम इसके ऊपर अटैच करेंगे, जिससे देखो और अमाउंट ऑफ मास है वो अटैच हो रहा है, जिससे ऊपर हम अभी वो अगेन रोटेट कर रहे हैं, जिससे आप दिखाई दे रहे होंगे कि वो रोटेशन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मास है वो बैलेंस हुआ। देखो अब वाइब्रेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही कम है, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। थोड़ा सा मशीन में दिखाई देता है कि वाइब्रेशन है, लेकिन अब हम नेकेड आइट से देख रहे हैं तो बिल्कुल वाइब्रेशन आपका मशीन में नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो आपका बैलेंसिंग है वो अच्छे से बैलेंस हो चुका है। दिस इज द मेथड हाउ टू रोटेट द रोटेटिंग मास ऑफ बैलेंसिंग, आप अच्छे से ले सकते हो। तो आई होप कि आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये मास को बैलेंस किया जाता है, अटैच किया जाता है मास को रोटेटिंग में, उसके बेस पे आपको ये रिजल्ट मिलता है। तो आपके लिए ये सेशन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, वहाँ पे आपको जो पहले तो आपकी वर्कबुक में सारी कंप्लीट कर देनी है। थ्योरी ऑफ मशीन में कुछ भी रहना नहीं चाहिए। जितने भी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं सारे कंप्लीट कर दीजिए। अच्छे से कंप्लीट करके 10 में यानी कि 10 तारीख से पहले आपको पूरे गूगल क्लासरूम में मैंने लिंक सेंड कर दी है, सबमिशन ऑफ टॉम वर्कबुक। वहाँ पे आपको पूरी PDF अटैच कर देनी है वर्कबुक भी। उसके बेस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके बेस पे ही आपको वाइवा होंगे और तभी आपको अच्छे से मार्क्स एक्सटर्नली मिल सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको वर्कबुक सबमिशन, टास्क वर्कबुक करना है। कुछ भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।